आफ्टर ऑल इस लेसन में हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जैसे टॉपिक को कवर कर लिया और आज की इस वीडियो में हम इसी लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले हम बात करेंगे IMR के बारे में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या होता है ये? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द डेथ ऑफ चाइल्ड हु इज कम अंडर 1 ईयर ऑफ एज। तो यानी कि वो सभी इन्फेंट जो कि अपनी 1 ईयर की एज को भी कंप्लीट नहीं कर पाते और किसी XYZ रीजन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है तो वो IMR की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। मेजर्ड कैसे किया जाता है इन्हें? बाय नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लिव बर्थ के अकॉर्डिंग इन्हें मेजर किया जाता है। सेम अगर हम बात करें बर्थ रेट की तो इट इज द नंबर ऑफ बेबी बोर्न देयर फॉर 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जैसे एक साल में 1000 जनों पे कितने बच्चों ने जन्म लिया तो वो बर्थ रेट में काउंट किया जाता है। उसी तरह इसके अपोजिट होता है डेथ रेट। इट इज द नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाइड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। Number 4, gross national product. Gross national product is the estimation of the value of the final goods and services by residents of the country in a given time period. अब ये final goods and services क्या होती है इसे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे गुड्स के तौर पे हम ले लेते हैं बिस्किट को, तो बिस्किट के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं तो उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज के होते हैं, लेकिन जो बिस्किट फाइनल प्राइस पे मार्केट में लाया जाता है तो वो होता है फाइनल गुड्स। होप्स हो कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। उसी तरह बात आती है नेशनल इनकम को लेकर। नेशनल इनकम इज द एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड। सिक्स्थ, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉयड इन ह्यूमन बीइंग्स, जिसके बारे में हमने बल्कि फर्स्ट पार्ट में कवर किया था। उसी तरह सेवंथ है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके अंदर प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, मेडिकल ETC ये सारी चीजें काउंट की जाती है। और इसके अलावा एजुकेशन एंड हेल्थ ये इंपॉर्टेंट सोर्स माने जाते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को लेकर, जो हमने क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में कवर किया था। एंड लास्ट है जो इस चैप्टर का टाइटल भी है, पीपल एज अ रिसोर्स। तो इट इज द वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्कफोर्स इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज को लेकर। तो ये सारी चीजें पीपल एज अ रिसोर्सेज के तौर पे काम आती हैं। होप्स हो कि बच्चों आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स काफी अच्छे से समझ आ चुके होंगे और प्रैक्टिस के लिए आपके लिए जो आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है उन्हें एक बार आप देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज अ रिसोर्स, जो कि आपके लेसन का मेन टाइटल भी है। तो अभी हमने बात करी थी पीपल एज अ रिसोर्स इज द वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज को लेकर। तो ये पीपल एज अ रिसोर्सेज की टर्म यूज की जाती है। उसी तरह हम सेकंड बात करें, हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। तो ये हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट पार्ट में कवर किया था। ह्यूमन रिसोर्स मेक्स यूज ऑफ अदर रिसोर्स लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स की हेल्प से हम इन चीजों का यूटिलाइजेशन काफी अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि द अदर रिसोर्सेज कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन देयर ओन, यानी कि अपने आप में यूज नहीं हो सकते। दिस इज द रीजन व्हाई ह्यूमन रिसोर्स इज कंसिडर्ड टू बी अ सुपीरियर टू द अदर रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एजुकेशन का क्या रोल रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो कैसे है वो देखिए, प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इनेबल द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यानी कि अच्छे तरीके की जो नॉलेज होती है, एजुकेशन जो होती है अगर वो रहती है तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है ह्यूमन कैपिटल में। एन एजुकेटेड पॉपुलेशन इज एन एसेट और रिसोर्स। जी हाँ, जो एजुकेटेड पॉपुलेशन होते हैं वो एक तरीके से कंट्री के लिए एसेट माने जाते हैं, ना कि लाइबिलिटी। एजुकेशन एनहेंस द quality and quantity of individual productivity which in turn adds to the growth of the economic। यानी कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा एजुकेटेड है, मतलब उसके पास क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। इट डेवलप्स पर्सनैलिटी एंड सेंस ऑफ नेशनल कॉन्सिक्वेंसेज अमंग द पीपल विच आर इंपॉर्टेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? अ हेल्थी पर्सन इज मोर likely to realize his full potential and can become an asset for the economy।
तो जो हेल्थी पर्सन होता है एक तरीके का एसेट हो सकता है इकोनॉमिक के लिए, क्योंकि वो वर्किंग रहता है, एक्टिव रहता है। लेकिन इसके ठीक अपोजिट अनहेल्थी जो पर्सन होते हैं वो लेस लाइकली टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड बिकम अ लायबिलिटी फॉर अ इकोनॉमी। तो वो एक तरीके से इकोनॉमी के लिए लायबिलिटी बन के ही रह जाते हैं जो अनहेल्थी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले इन एन इंडिविजुअल्स वर्किंग लाइफ? तो हेल्थ कैसे इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं किसी इंडिविजुअल वर्किंग लाइफ में? लेट्स सी। द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड आल्सो गिव्स हिम टू द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। इसके ठीक अपोजिट क्या होता है? एन अनहेल्थी इंडिविजुअल इज अ लायबिलिटी टू हिज प्लेस ऑफ वर्क। तो एक तरीके का वो लायबिलिटी ही बन के रह जाता है। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हिज एफिशिएंसी। आप देखते हो जब हमारी हेल्थ काफी बेस्ट होती है तो हम अच्छा खासा वर्क कर सकते हैं, लोड ले सकते हैं, लेकिन अनहेल्थी कंडीशन में हमसे ये बिल्कुल भी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। तो इसलिए कंट्री का हेल्थी होना काफी ज्यादा जरूरी होता है और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एजुकेशन हो या फिर हेल्थ सिस्टम हो, काफी बेस्ट होना भी जरूरी है। आप जापान जैसी कंट्री, इटली जैसी कंट्री के यहाँ देखते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी हाई है एज कंपेयर टू इंडिया। As compared to an unhealthy individual, a healthy person can work more efficiently with a greater productivity। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो हेल्थी पर्सन है वो अनहेल्थी पर्सन के कंपैरिजन में काफी अच्छे तरीके से प्रोडक्टिविटी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन इन द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर? लेट्स सी, काफी इजी सा कॉन्सेप्ट है। प्राइमरी सेक्टर जिसे एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके अंदर अगर हम एक्टिविटीज की बात करें तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सारी जो चीजें वो इसी सेक्टर के अंदर आती है। उसी तरह सेकेंडरी सेक्टर जिसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, तो जो रॉ मटेरियल होता है उसे कन्वर्ट करके जो रेडी प्रोडक्ट बनाया जाता है ना, वो इसी सेक्टर में हमें देखने को मिलता है। जैसे लकड़ी से बेड बना दिया हो। टर्शियरी सेक्टर जो कि सर्विस सेक्टर है एक प्रकार का, जिसके अंदर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, ये सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये डिफरेंट टाइप के सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? अगर हम बात करें एक्टिविटीज दैट ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है, जो कि अभी हमने पढ़ी है, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या फिर टर्शियरी हो, क्योंकि इन तीनों का जो डायरेक्टली रिलेशन होता है वो कंट्री के नेशनल इनकम में ही काउंट किया जाता है। दीज हैव टू पार्ट्स, एक होती है मार्केट एक्टिविटीज और दूसरी होती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज। तो मार्केट एक्टिविटीज क्या होती है? जो कि प्रोडक्शन फॉर पे एंड प्रॉफिट के लिए होती है, जिससे अर्निंग की जाती है, और नॉन मार्केट एक्टिविटी जो कि सेल्फ कंजप्शन के लिए होते हैं, जैसे घर के जो डोमेस्टिक वर्क होते हैं वो सारी चीजें। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, तो ये वो होती है कि डू नॉट एट द नेशनल इनकम, यानी कि हमारे नेशनल इनकम में काउंट नहीं की जाती। फॉर एग्जांपल एन इंडिविजुअल परफॉर्मिंग डोमेस्टिक चोर्स, तो ये सारी चीजें एक तरीके से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काउंट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई आर वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क? तो क्यों महिलाओं की जो सैलरी होती है वो काफी कम होती है, उनके काम के लिए उन्हें कम पैसा दिया जाता है? लेट्स सी, एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। यानी कि जितनी ज्यादा आपकी हायर क्वालिफिकेशन होती है, नॉलेज होती है, आपको सैलरी भी उसी हिसाब से हायर पे की जाती है। ड्यू टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन आर जनरली डिनाइड द एजुकेशन एंड द नेसेसरी स्किल टू बिकम अ वर्थी कंट्रीब्यूटर टू द नेशनल इनकम। तो मेन चीज क्या बताई गई है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, क्योंकि आप देखते हो कि स्टार्टिंग से इंडिया के अंदर वुमेन को इतनी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाई जाती थी, जिस वजह से उनका जो रेशियो वो काफी कम है, और इसी के कारण वो अपनी स्किल को भी इतना ज्यादा डेवलप नहीं कर पाती कि वो एक तरीके से वर्थी कंट्रीब्यूटर बन सके नेशनल इनकम के अंदर। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये सारी चीजें हमें पॉसिबल देखने को मिल भी रही है। एज अ रिजल्ट, अ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव अ मर्ज एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई दे गेट पेड लेस देन मैन। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट? तो बड़े सिंपल वर्ड में कहा जाए कि जब आप काम करना चाहते हो, आपको काम ना मिल रहा हो, यानी कि आप जॉब करना चाह रहे हो, जॉब ही नहीं मिल रही हो, तो आप भी एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाते हो। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन विच पीपल हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है। एन इंडिविजुअल इज द टर्म एज अनएम्प्लॉयड इफ ही और शी इज अ पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री एंड इज कैपेबल and willing to work for payment but is unable to do so. Second last question है, what is the difference between disguised unemployment and seasonal
अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिसगाइड की अगर बात की जाए तो हमने स्टार्टिंग में करा था, व्हेन मोर पर्सन आर वर्किंग इन अ जॉब देन एक्चुअली रिक्वायर्ड द सिचुएशन इज टर्म एज अ डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी जरूरत से ज्यादा जहां पे लोग काम में लगे होते हैं ना, तो वो एक तरीके को इंडिकेट करते हैं डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट को। एग्जांपल के तौर पे इफ एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी 8% आर इंगेज बट द वर्क एक्टिविटी एक्चुअली रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 पीपल देन 3% आर एक्स्ट्रा। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? डिसगाइड की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, क्योंकि इनके कम होने से प्रोडक्शन को इतना ज्यादा लॉस नहीं होगा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एक्योर व्हेन पीपल आर एबल टू फाइंड जॉब ओनली ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। यानी कि लोगों के पास पूरा साल काम नहीं रहता, लेकिन सीजन के कुछ मंथ उनके पास काम रहता है, तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होते हैं। अक्सर हम ये एग्रीकल्चर में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मॉनसून रहता है वो ऑल टाइम नहीं रहता, 12 मंथ, सिर्फ 4 या 5 महीने का ही रहता है। सो दैट्स अ रीजन लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेबल हो जाते हैं, तो इस कारण से ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये तो हो गए इनके कुछ टाइप्स के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ पेकुलर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। तो यानी कि पढ़े लिखे जो युवा होते हैं, जब उनके पास काम नहीं होता, हायर क्वालिफिकेशन होती है, तो ये कैसे इंडिया के सामने एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है। लेट्स सी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन वेयर इन अ नंबर ऑफ यूथ विद मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आर नॉट एबल टू फाइंड सुटेबल जॉब। इसमें से आप ज्यादातर वो भी काउंट कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं, आईएएस यूपीएस जैसे एग्जाम्स की, तो जिस वजह से वो कोई और काम नहीं कर पाते या फिर कोई छोटा मोटा अर्निंग बेसिस पे वो कर लेते हैं। इंडिया हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन एंड एवरी ईयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ग्रेजुएट फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेजेस। तो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन की कमी नहीं है और इतने सारे लोग पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि उनको जब उनके हिसाब की जॉब नहीं मिल पाती तो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द वेरियस सेक्टर इज नॉट कीपिंग पेस विद द नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल कमिंग आउट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ड्यू टू दिस एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ पेकुलर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। यानी कि देखिए, डिग्री तो सबके पास हो रही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो है ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं हो पा रहे, जिसके बाद आप मान के चलिएगा कि किसी ने साल 2022 में अपनी ग्रेजुएशन करी तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट है, किसी ने 2023 में करी तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो संख्या वो बढ़ते चली जाती है और ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फिर कंपटीशन हमें ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया इस चीज़ के बारे में, होप्स हो गया आप काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये था बच्चों हमारा ओवरऑल इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन की सीरीज, होप्स हो गया आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। मिलेंगे अपने फिर एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।